जय हिंद साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय आकाश मेहरा सर पे। और जैसा कि आप थंबनेल के अंदर देख चुके होंगे, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं राइटिंग स्किल्स के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला होता है। जिसका भी रिटर्न एग्जाम है, भले वो कॉलेज सेमेस्टर का हो या भले वो बोर्ड के एग्जाम हो, तो आपको ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अंदर अपने बात करेंगे कि सर कभी भी कोई प्रॉब्लम्स वाला जो ऐसे आ जाए, भले वो पॉवर्टी से रिलेटेड हो या भले वो पोल्यूशन से रिलेटेड हो, टेररिज्म से रिलेटेड हो, तो कई बार क्या होता है सर, हमें राइटिंग लिखनी नहीं आती, यानी कि हमें उनको लिखना भी नहीं आता। बायोग्राफी कोई राइटिंग आ जाए तो हम उसको किस हिसाब से हम लिख सकते हैं, तो इसके बारे में आइए चलते हैं, जानते हैं कि हमें किस हिसाब से कैसे इसको लिखना होता है। तो आइए आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स वाले पे। कभी भी अगर कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है, भले वो पोल्यूशन की है, टेररिज्म यानी कि आतंकवाद की है, ठीक है, आतंकवाद की कोई समस्या से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या चाइल्ड लेबर की है, ठीक है, तो उसको हम कैसे अटेम्प्ट करते होते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपके सामने कुछ 4 से 5 लाइनें कोई लिखी हुई है। इसको आप सीधा का सीधा आप अपनी आंसर शीट के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। अब सर आप कॉपी पेस्ट करने का आप हमें क्यों कह रही हो, क्योंकि ये जो लाइनें हैं ये सारी की सारी मीनिंगफुल लाइन है, ठीक है। ये हर एक प्रॉब्लम के ऐसे के अंदर आपके काम आने वाली हैं। और खास करके ये जो कंटेंट है ये मैंने खुद द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे जो बड़े बड़े जो अखबार है उनके अंदर से मैंने कंपाइल किया हुआ है। तो ये चलते हैं, इनको थोड़ा समझ लेते हैं कि इंडिया इज फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे कि मेरे पास एक फर्स्ट सेंटेंस है कि सर इंडिया इज फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, कि इंडिया, ये लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सी, कि इंडिया बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। हाँ जी, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। द प्रॉब्लम ऑफ, कभी भी जिस भी टॉपिक का है ना, आपको लिखना है ऐसे, आप उसको यहाँ पे आप उसका जो नाम है वो लिख सकते हो। जैसे कि द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इज वन ऑफ देम, पोल्यूशन की प्रॉब्लम उनमें से एक है। नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो द अदर कंट्रीज आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। देखो, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये है ना, यानी कि बाकी कंट्रीज भी इससे जूझ रही है, सीधी सी बात है ना। और इसके साथ जो टेररिज्म है, ये अकेले इंडिया के अंदर ही आतंकी नहीं घुसता, अमेरिका के अंदर भी आतंकी घुस जाता है, ठीक है। इसराइल के अंदर भी शायद कई बार आतंकी हमला होते, आतंकी हमले उसके ऊपर भी होते हैं, ठीक है। नॉट ओनली इंडिया, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बट आल्सो द अदर कंट्रीज आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है। जो पोल्यूशन की समस्या है वो भी ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हुई है, केवल इंडिया ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज भी इसको फेस कर रही है, ठीक है। इट इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कि इंक्रीजिंग रैपिडली, कि लगातार बढ़ते रहना, बढ़ते रहना। अगर आपको ये मुहावरा, ये इडियम नहीं याद होता, तो आप इसकी जगह ये याद कर सकते हैं कि दिनों दिन बढ़ती जा रही है, डे बाय डे, ठीक है। हियर इट इज द साइन ऑफ फेलियर ऑफ आवर सोसाइटी, और यहाँ पे जो हमारी सोसाइटी का ये एक फेलियर का साइन बन जाता है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको खाली स्पेस छोड़ के दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है, उस टॉपिक के बारे में लिख देना है, ठीक है। जो मेन टॉपिक है ना, टॉपिक के बारे में लिख देना है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया हुआ। इसके साथ क्या लिखना है, देखो ये जो मैं आपको लाइनें बताने जा रहा हूँ ये काफी ज्यादा ऐसे खास करके जो बोर्ड का एग्जाम है या मान लो कॉलेज सेमेस्टर का जो एग्जाम है, उसके अंदर काफी ज्यादा जो एग्जामिनर है वो इम्प्रेस हो सके आपसे, है ना। तो ऐसी लाइनें अपने को चाहिए होती है यहाँ पे। अगले को इम्प्रेस करेंगे तभी तो आपको पूरे नंबर दे देगा, नहीं तो वो तो अपना घर वालों से, अपने घरवाली से लड़के बैठा होता है, वो पहले से गुस्से में होता है, और जहाँ पे आपके नंबर कटने चाहिए वहां पे आपके नंबर वो 2 गुने काटेगा, है ना। तो देखो, हेयर इट इज द साइन ऑफ फेलियर ऑफ अवर सोसाइटी, ओके। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते वी मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। हमें इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, टू अवॉइड फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस, ताकि फ्यूचर में आने वाली समस्याओं का सामना हमें ना करना पड़े। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये अपने को क्या करना है, अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, और ये जो लाइनें हैं ये किस हिसाब से वहां पे कैसे फिट करनी है वो ये चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से। तो देखो, पोल्यूशन पे लिखना अपने को, ठीक है सर। हमने सेम टू सेम वो लिख दिया, इंडिया इज फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इंडिया बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है, ठीक है सर, ये आपको ऑलरेडी समझा के गए हो। द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इज वन ऑफ देम, यहाँ पे टॉपिक का नाम, ठीक है सर। और जो प्रॉब्लम है पोल्यूशन की वो उनमें से एक है, ठीक है।
इट इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो द अदर कंट्रीज आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, केवल इंडिया नहीं बल्कि अदर कंट्रीज भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रही है, ओके। अब यहाँ पे आपको लिखना टॉपिक के बारे में, वो तो इंप्रेस करने के लिए जो लाइनें थी वो हमने लिख दी, ठीक है। भी उसको अगले को चूना लगाना है कि हमने रटा नहीं है, हमने समझा है पूरे साल, है ना। उनको नहीं पता कि आपने, जैसे मान लो अभी 6 तारीख को पेपर है तो आपने 5 तारीख को पढ़ के आए हो, ठीक है। भी एक रात पहले ये एग्जाम के पढ़ लिया, ठीक है। उनको ये नहीं बताना, उनको ये बताना कि हमने समझा है, ठीक है। हमने रट्टू तोते की तरह रटा नहीं है। और लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि ये लाइनें आप रट लेना, ये 6-7 जो मैंने आपको लिखवाई ना, ये लाइनें रट के जाओ, भले कैसे लिखो, बस इसको आप कॉपी पेस्ट कर देना आपकी आंसर शीट के अंदर, ताकि बेटा आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। और इसी के साथ धुआंधार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए आप। तो देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। कितने टाइप के पोल्यूशन है सर? 3 टाइप के, एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द हार्मफुल गैसेस एमिटेड बाय द फैक्ट्रीज एंड ट्रैफिक। एयर पोल्यूशन किससे होता है सर? गैसेस से होता है, जो निकलती है किससे निकलती है? फैक्ट्रीज एंड ट्रैफिक से निकलती है, ठीक है। इट कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, ये किसको लेकर के आती है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स को। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द गार्बेज ऑफ फैक्ट्रीज। वाटर पोल्यूशन किससे होता है सर? गार्बेज से होता है, कचरे से होता है, जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री से फेंका जाता है काम पे, वाटर बॉडीज के अंदर। इट कॉजेज द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये प्रॉब्लम्स को लेकर के आता है। कौन सी प्रॉब्लम? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पेट खराब हो जाता है गंदा पानी पीते ही। नॉइज पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। नॉइज पोल्यूशन किससे होता है? लाउड स्पीकर से होता है। इट कॉजेज हियरिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, और हॉर्न का यूज करने से होता है। तो ये तो आप क्या करोगे, जो टॉपिक आपको दिया गया ना, आप उस टॉपिक के बारे में कुछ भी अगर आप जोड़ तोड़ के लिखते हो तो आप उसको लिख देना, ठीक है। बट मेनली मैंने क्या कहा है, जो मैंने आपको लाइनें बताई है वो आप कॉपी पेस्ट जरूर करके आओगे। भी देखो, कई बार पता क्या होता है सर, हमने पोल्यूशन तो याद कर लिया था, टेररिज्म आ गया, टेररिज्म हमारे छक्के उड़ा गया, हमें पता ही नहीं, ठीक है। उड़ाना था आतंकवादियों को, तोते हमारे उड़ गए, ठीक है सर। सॉल्व तो हमने चाइल्ड लेबर का करना था, हमने जो बाल श्रम जो होता है उसको हमने वहां पे सॉल्व करके आना था एग्जाम के अंदर, बट हम ही उलझ गए उसके अंदर। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जितनी ये लाइनें मैं करवा रहा हूँ इसको आप कॉपी पेस्ट कर देना, और इसके साथ आपके धमाकेदार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब होने चाहिए बेटा। तो देखो, 10 वी आर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग पॉइजन, मैं क्या कह रहा हूँ, इसके साथ आप कुछ एक आध अलग लाइनें आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। 10 वी आर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग पॉइजन, हम क्या खा रहे हैं? हम खा रहे हैं और पी रहे हैं क्या? पॉइजन, हम जहरी खा पी रहे हैं। एंड वी आर लिविंग इन ए पोल्यूटेड एरिया, और हम कहाँ पे रह रहे हैं? पोल्यूटेड एरिया के अंदर रह रही हैं, ठीक है। बाकी पिछली लाइन की सेम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है, ताकि जो फ्यूचर के अंदर जो कॉन्सिक्वेंसेज है हम उनसे बच पाए। अब आगे आइए चलते हैं बायोग्राफी राइटिंग पे। सर बायोग्राफी राइटिंग में हम आपको अभी देशभक्त बनाने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि वो पिछला आपको इतना बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। इसके अंदर भी मैंने आपको 3 से 4 क्या 5 से 6 लाइनें आपको मैं बता दी, इनको आप बाय हार्ट याद कर लो। बाय हार्ट का मतलब है दिल से याद कर लो बेटा, और दिल से आप अपनी आंसर शीट के अंदर आप इसको कॉपी पेस्ट करके आओगे, ठीक है। काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। बायोग्राफी राइटिंग में तो मैंने ऐसी लाइनें लिख के लेके आया हूँ, द हिंदू और जो अपने द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर है, या अदर जो न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह ना, तो उनमें से मैंने ये लाइनें छांटी हुई हैं, ताकि काफ़ी ज़्यादा जो लेक्चरर होगा सामने कॉपी चेक करने वाला, तो उसको ऐसा लगे कि यार हमारे स्टूडेंट है यार, सच में देशभक्त है ना, आने वाला जो भविष्य है देश का वो इनके हाथों में देना, ठीक है। तो देखो बायोग्राफी राइटिंग में क्या होता है, आपको पहली लाइन ऐसे करनी है, इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मदरलैंड ऑफ ग्रेट लीडर्स एंड पैट्रियोट्स, कि इंडिया यानी कि भारत जो क्या है, ये जाना जाता है, रिकॉग्नाइज यानी कि इंडिया को जाना जाता है मदरलैंड के रूप में, मातृभूमि के रूप में। किसकी मदरलैंड भी? ग्रेट लीडर्स एंड पैट्रियोट्स। पैट्रियोट यहाँ पे होते हैं देशभक्त, ठीक है, कि इंडिया को महान नेताओं और इंडिया को जाना जाता है एक मातृभूमि के रूप में। किसकी मातृभूमि के रूप में? देशभक्त और ग्रेट लीडर्स के
मदरलैंड के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जिनके आप बारे में आपको लिखना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखा, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज वन ऑफ देम, क्या लगाओगे यहाँ पे, वाज वन ऑफ देम लगाओगे। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, मान लो आपको मैंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में दे दिया, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे अभी एट प्रेजेंट कौन है, प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री है, तो उनके साथ में वाज मत लगा देना कि नरेंद्र मोदी जी उनमें से एक थे। ठीक है, वो एक थे नहीं, एक है भाई, अभी भी वो एक लीडर है, बेचारे दुनिया से गए ही नहीं है। एक और इसके साथ याद कर लेना, नरेंद्र मोदी जी और एपीजे अब्दुल कलाम जी वाला भी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वाला भी जो बायोग्राफी है वो आपके याद होनी चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये लाइनें आपको कैसे फिट करनी है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ही और शी वॉज ए ग्रेट लीडर और पैट्रियोट, अगर वो देशभक्त रही हैं जैसे कि चंद्रशेखर आजाद जी, तो आप लिखोगे पैट्रियोट, अगर वो लीडर रही हैं तो आप क्या लिखोगे, लीडर लिख दोगे। ठीक है, तो वो एक ग्रेट लीडर रही हैं। ही सेक्रीफाइस्ड हिज होल लाइफ एंड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर हिज कंट्री, उन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ है उसको सेक्रीफाइस कर दिया, यानी कि न्यौछावर कर दिया अपनी उनको न्यौछावर कर दिया अपने देश के लिए, और एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की हुई है अपने देश के लिए। ठीक है, बाकी सब सेम की सेम, ही वॉज या शी वॉज बोर्न ऑन। ठीक है, ये तो आपको नॉर्मल पता है। इसके साथ में क्या करना है, जो डेथ वाली लाइन है उसके साथ आगे ये लिखना है, क्या लिखना है कि सर ऑन दिस डे, कि इस दिन पे इंडिया लॉस्ट हर मोस्ट वैल्यूएबल डायमंड, कि इंडिया ने अपना जो बेशकीमती हीरा या बहुत ज़्यादा जो मूल्यवान जो हीरा है उसको खो दिया। ठीक है, जब भी उनकी डेथ होगी तो आपको ये लाइन लिखनी है प्लस में, ये आपके प्लस पॉइंट बन जाती है, जितनी भी लाइनें है ना ये आपके प्लस पॉइंट बन जाती है कि बच्चे ने समझा है। ठीक है, बच्चे ने कहीं ना कहीं आर्टिकल पढ़े हुए हैं, रट के नहीं आया बच्चा। वी द पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, ये लाइन बेटा खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत लाइन है, ये आप पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये आपको लाइन मिल जाएगी, और ये आपको लाइन मिलती है ज्यादा से ज्यादा द हिंदू के अंदर। ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं। वी द पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, हम जो डेमोक्रेटिक इंडिया के लोग हैं, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर डेमोक्रेसी होती है ना, लोकतांत्रिक, हम लोकतांत्रिक भारत के लोग, उनके इस रोल को, इनकी एक इस भूमिका को हम कभी भी भुला नहीं सकते, है ना, वी कांट फॉरगेट हिज रोल, हम उनकी इस भूमिका को हम भुला नहीं सकते, दैट शी या ही प्लेड फॉर हिज कंट्री, जो उन्होंने अपने कंट्री के लिए निभाया। अब इन सेंटेंस को अपने किस हिसाब से फिट करना है किसी एक बायोग्राफी के अंदर, वो ये चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो ये देखते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी वाला मैंने एक बायोग्राफी ली हुई है, इसके साथ मैंने आपको क्या बताया, नरेंद्र मोदी जी भी याद कर लेना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इंदिरा गांधी जी वाली भी याद कर लेना। ठीक है, अब देखो, इंडिया, भारत इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ मदरलैंड ऑफ ग्रेट लीडर्स एंड पैट्रियोट्स। ठीक है सर, ये आपने अभी बता के गया हूं कि सर जो भारत है वो महान नेताओं और देशभक्तों की भूमि के रूप में, मातृभूमि के रूप में ये जाना जाता है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है जाना जाना, यानी कि जाना जाता है। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज वन ऑफ देम, यहाँ पे जिनकी बायोग्राफी लिखनी है आप उनका नाम ऐड कर दोगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज वन ऑफ देम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उनमें से एक थे। ठीक है, यहाँ पे थे। ही वॉज ए ग्रेट लीडर, वो एक बहुत अच्छे लीडर थे। ही सेक्रीफाइस्ड हिज होल लाइफ, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, न्यौछावर कर दिया, एंड प्लेड एन इम्पोर्टेंट फॉर हिज कंट्री, और अपनी देश के लिए उन्होंने क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की है। ठीक है, यानी कि अपनी पूरी लाइफ उन्होंने किसको दे दी, किसको समर्पित कर दी भाई, अपने देश को। ठीक है सर, ही वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931, उनका जन्म कब हुआ था, 1931 15 अक्टूबर को रामेश्वर में हुआ, जो इंडिया में है। ए रिनाउंड साइंटिस्ट, ही प्लेड ए की रोल, एक साइंटिस्ट के रूप में, ठीक है, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने एक की रोल अदा किया, किसमें अदा किया भी, मिसाइल एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के अंदर, और इसी के साथ इन्होंने खिताब जीता, यानी कि इनको किस नाम से जाना जाता है सर, इन्हीं के कारण इनको जाना जाता है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, तो उन्होंने एक की रोल अदा किया किसके अंदर भाई,
मिसाइल एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के अंदर, जिनके कारण इनको जाना गया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, ही कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इसरो एंड डीआरडीओ। उन्होंने इसमें भी अपना अपना रोल निभाया भी, इसरो के अंदर भी और डीआरडीओ के अंदर भी उन्होंने अपना जो महत्वपूर्ण है वो भूमिका अदा की हुई है। एंड लेड द सक्सेसफुल पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट, और जो पोखरण सेकंड जो न्यूक्लियर टेस्ट था उनको भी उन्होंने लीड किया। इन्होंने लीड किया भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था पोखरण सेकंड टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था 1998 के अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। इसके साथ आगे चलते हैं। इन 2002 यानी कि 2002 के अंदर ही बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो भारत के क्या बने, प्रेसिडेंट बने। और कौन से प्रेसिडेंट बने भी, 11वें प्रेसिडेंट बने थे। ही ऑथर्ड सेवरल बुक्स इंक्लूडिंग विंग्स ऑफ फायर। उन्होंने काफी सारी किताबें लिखी, जिनमें से उनकी एक किताब है काफी ज्यादा फेमस है, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ही रिसीव्ड द भारत रत्न इन 1997। उनकी इन सब योगदान यानी कि इन सभी फील्ड्स के अंदर उन्होंने जो जो योगदान दिया उनके कारण उनको भारत रत्न भी दे दिया गया था। कब, 1997 को। ठीक है, ही पास्ड अवे ऑन जुलाई 27, 2015। उनकी मृत्यु कब हुई थी बेटा? तो उनकी मृत्यु हुई थी जुलाई 27 को 2015 को। ठीक है, वो एक लेक्चर दे रहे थे कहाँ पे, शिलोंग के अंदर। कहाँ पे लेक्चर दे रहे थे? शिलोंग के अंदर। ठीक है, ये टाइपिस्ट ना मेरे से कभी ना कभी सुनेगा कुछ ना कुछ यार, सच में। मैंने उनको कहा था, मैंने कहा यार तुम शिलोंग लिख देना वहां पे। ठीक है, हालांकि अब टाइपिस्ट कौन है बेटा, तुम अंदाजा लगा लेना। ठीक है, उसका भी कई बार दिमाग घूम जाता है, कई बार बिना पता क्या किए, बिना सही ढंग से कंटेंट बनाए सीधा आ जाता है, पीपीटी दिखाता है और मेरे सामने कैमरा ऑन कर देता है। वो क्या कर लूं भाई। और इस टाइम पे वही बंदा लेक्चर दे रहा है, अब मैं इसको सुनाऊं, क्या सुनाऊं? अब देखो, ऑन दिस डे, अब आप कहोगे सर आप ही तो हो, तो देखो ऑन दिस डे, इस दिन पे क्या होता है, इंडिया लॉस्ट हर मोस्ट वैल्यूएबल डायमंड। इंडिया ने अपना मोस्ट वैल्यूएबल डायमंड खो दिया, यानी कि अपना जो बहुमूल्य जो रत्न था, हीरा था, वो इंडिया ने अपना खो दिया। ठीक है, वी द पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, हम जो लोकतांत्रिक इंडिया के लोग हैं, लोकतांत्रिक भारत के लोग हैं, कांट फॉरगेट हिज रोल। अब फिर से इसने गलती कर रखी है ना टाइपिस्ट ने, क्या ही कर लूं यार, मेरी टीम ही ऐसी है। देखो, हम जो डेमोक्रेटिक इंडिया के लोग हैं, हम उनके रोल को भुला नहीं सकते, दैट ही प्लेड फॉर हिज कंट्री, जो उन्होंने अपने भारत के लिए अदा किया। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर अपने लाइनें लिखेंगे तो वो काफी ज्यादा बेटा इंप्रेसिव रहेगी। और इसके साथ क्या है, इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर। अगर वो थोड़ा गुस्सा भी होकर बैठा होगा तो भी क्या होगा, थोड़ा उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा और आपको नंबर बढ़िया दे देगा। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका हो। अब आगे चलते हैं। एक और मैं आपको चीज बता दूं कि जब भी, खास करके बोर्ड वाले स्टूडेंट आप ध्यान दे लो, आप कभी भी जब स्टोरी वगैरह लिखते होते हो, आपने कभी भी स्टोरी वगैरह जब आपने लिखनी है, स्टोरी राइटिंग करनी है, तो उसके अंदर आप क्या करते हो, आप पुराने तरीके से चलते हो अभी तक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पुराने तरीके से नहीं चलना। क्या नहीं करना भी, पुराने तरीके से नहीं चलना। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आप बढ़िया स्टोरी लिखने की ट्रिक। आप स्टोरी तो क्या काफी ज्यादा आसान रहती है। ठीक है, इसके साथ में जब कभी भी अपने मोरल लिखना होता है ना, मोरल में आप क्या कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल एक मोरल है टिट फॉर टैट। एक हाथी और शायद एक दर्जी की कहानी थी, बहुत पहले मैंने सुनी हुई है। तो वहां पे अपने मोरल एक सिखाई गई थी कि जैसा जो करेगा वैसा उसके साथ होगा। ठीक है, ये हमें सिखाया गया था। अब वही चीज हमेशा से चली आ रही है, वही चीज क्या है, हमेशा से चली आ रही है। आपको क्या करना है, आपको कुछ अलग करना है, आप कुछ स्पेसिफिक करोगे, आपने कुछ स्पेसिफिक करना, आप कुछ स्पेसिफिक लिख के आओगे तो ही तो एग्जामिनर के मन में ऐसा आएगा ना कि यार ये रटता नहीं है, ये लड़का पढ़ने वाला है ना।
या हमारे जो ये स्टूडेंट है, ये पढ़ने वाले हैं, इन्होंने समझा उस चीज को, ये काफी ज्यादा क्रिएटिव है, तो अपना जो क्रिएटिव माइंड है वो उनको अपने को शो करना। तो जैसे कोई मॉडल आ गई, जैसे ये टिट फॉर टैट के साथ आपने क्या कर सकते हैं, आप ये बड़े वाला ब्रैकेट लगा के कर्मा रिटर्न्स बैक, आप क्या कर सकते हो, ऐसे कोट्स वगैरह को आप ऐड कर सकते हो। कभी भी आप कोई आंसर राइटिंग करोगे तो वहां पे आप कोट को ऐड कर दो, आंसर राइटिंग के लास्ट के अंदर आप किसी भी कोट को आप ऐड कर सकते हो जो काफी ज्यादा सूटेबल वहां पे फील होगा। इसका जो मतलब है वो क्या है, कर्म रिटर्न्स बैक का, कि आपने जो कर्म किया वो आपके पास दोबारा आएगा, यानी कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ऊपर वाले का भी सर आंसर यही सेम है, बट यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिकली करना है ना। जैसे एक सेंटेंस होता है मेरे पास, डोंट लूज होप, है ना, ऐसे करके एक मॉडल है। कोई एक स्टोरी थी शायद, एक कैप सेलर एंड मंकीज वाली, कैप सेलर एंड मंकीज की स्टोरी थी। तो उसके अंदर ये थी कि कभी भी हिम्मत मत हारो, है ना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। तो वैसे आप क्या कर सकते हो, ए पीसफुल माइंड फाइंड इट्स वे, है ना, ए पीसफुल माइंड फाइंड इट्स ओन वे टू स्टेप फॉरवर्ड। तो आप ऐसे क्या कुछ ऐसे क्वार्ट वगैरह क्या आप उसके अंदर लिख सकते हो, अपने खुद का भी बना के लिख दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं मिलते तो आप ऐसे करो, गूगल पे जाओ, पीसफुल माइंड के कोट्स वगैरह देखो वहां पे, ठीक है, तो वहां से आप सीधा कॉपी पेस्ट आप अपनी स्टोरी में कर दो। या मान लो आप किसी कोई आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वहां पे आप कॉपी पेस्ट कर दो उन कोट्स वगैरह को, तो जिससे क्या है आप काफी ज्यादा इंप्रेस होगा अगला एग्जामिनर, है ना, क्योंकि इंप्रेशन क्या है इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंप्रेशन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि आपको नंबर बढ़िया से दे दिए जाएंगे। और कईयों की आदत होते गाने लिख के आएंगे, गाने नहीं लिखने, ठीक है, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा दया वाला भाव हो उसके अंदर, है ना, तो वो बेचारा पास तो कर दे, बट वहां पे नंबर कम आ गए तो फायदा क्या कॉपी भरने का, ठीक है, पासिंग मार्क्स तो बेचारा दे देता वो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, और जो स्टूडेंट नए हैं कृपया इस चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और धुआंधार आप शेयर और लाइक कर दीजिए इस चैनल को। तो आई होप कि आप सभी की सपोर्ट इसी तरह से बनी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सभी को जय हिंद।